बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव में डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं सुमेरा सलीम। नाज़रीन, चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर साहब ने इस बात की तस्दीक की है कि चीफ जस्टिस साहब ने उन्हें पीटीआई के सिस्टम में रहने और बाइकआउट ना करने का मशवरा दिया है, जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब आइंदा हफ्ते वस्ती एशिया का अहम दौरा करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस सीनियरिटी लिस्ट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको डॉक्टर साहब, बैरिस्टर गौहर साहब की जानिब से आज इस बात की तस्दीक की है कि चीफ जस्टिस साहब ने उन्हें सिस्टम में रहने और बाइकआउट ना करने का मशवरा दिया है, तो क्या पीटीआई इस मशवरे पे अमल करेगी या करना चाहिए? ये सिस्टम सारा ये अरेंजमेंट ये ब्लॉक करके बैठा हुआ है मुल्क को, और ये अब इसको ये खुद जाएगा, कैसे जाएगा मैं कहता हूँ ये बिल्कुल आप देखें तो बिल्कुल मुल्क रुका हुआ है। बाकी ये नारे चल रहे हैं मईशत और ये और बाकी इस्लाहात होंगी, और मैं सुन रहा था आज वज़ीर ख़जाना साहब इंतहाई मोहतरम है हमारे, तो उनके मुँह से जो मईशत के वाले से बात निकली तो उसमें सारी बातें करते हुए आहिस्ता से फिर एक लफ्ज़ अदा करते हैं करप्शन, क्योंकि ये पूरा जो अरेंजमेंट है ये खड़ा ही करप्शन की बेसिस पे हुआ है। तो ये कहते हैं कि करप्शन का भी ख़ात्मा करेंगे, लेकिन फिर वो ज़ाहिर है वो भी घबरा जाते हैं कि कहीं ये वो भी किसी पीका ऑर्डिनेंस के अंडर ना आ जाएँ करप्शन की बात करते हुए। तो ये अरेंजमेंट फंस गया है, ये नहीं चल पा रहा। अदालती इस्लाहात सारे सब का सब वहाँ होता है जहाँ पे अकाउंटेबिलिटी हो, जहाँ अकाउंटेबिलिटी नहीं हो रही और एक ऐसा अरेंजमेंट बैठा हुआ है आके कि जिसका कोई सर पैर नहीं है, बस वो चले जा रहा है, तो वो उसके नतीजे में पूरा मुल्क ब्लॉक है। और इसमें जो है वो अब तो यही रह गया है सिर्फ माशाल्लाह कि भाई इसने उसको बुरा कहा था, तो पीटीआई में कितने ग्रुप बन गए हैं, तो कैसे होगा, तो बस उस पर ही चल रहा है अरेंजमेंट। बाकी तो कुछ डिलीवर नहीं कर पा रहा, और ये बात इस अरेंजमेंट में मौजूद शख्सियात को भी शिद्दत से अंदाज़ा है कि वो मतलब कुछ भी नहीं कर रहे, ठीक है ना। तो और बड़े सूरत हाल ऐसी है पूरी दुनिया की कि वो हिजान तेज़ तर हो रहा है, वाक़यात हो रहे हैं, तो उसमें आगे इससे कैसे निकलना है रियासत ने, अब ये सोच विचार करें। उसमें सियासी जमातें हैं मौजूद इस अरेंजमेंट में, और वो देखें कि कैसे तहरीक इंसाफ जो है वो अपनी जगह एक, वो ख़ुद कहते हैं कि सबसे बड़ी सियासी क़ुव्वत है, और इलेक्शंस के ऊपर इनके अपने इतराज़ात भी हैं। तो फिर मतलब इसको बैठ के आगे यहाँ से कैसे निकलें, अब ये है एक फंसे हुए सारे, जो ग्रिड लॉक होता है उसमें जो समझ नहीं आ रहा, वो पहले आप या क्या करें, तो फंसे हुए हैं। लेकिन इसमें से निकल जाएंगे, यकीनन निकलना पड़ेगा। हालात ऐसे हैं दुनिया के कि इसमें ज़्यादा से तो ऐसे आप स्टेप पे रख नहीं सकते पूरे से सारा सिस्टम, सारी रियासत। तो इशू जो है वो ये है कि आज पिछले 24 घंटे दोबारा इतने ये यानी आप समझें कि वो जो हिस्टोरिकल डेज है ना, ये वो दिन है, तारीख लिखी जा रही है इस वक्त। और एक दम जो है वो कम से कम 3 4 स्टार जनरल्स जो हैं उनको बरतरफ कर दिया। सेक्रेटरी डिफेंस का अगर यहाँ पे हम देखें जो उनका एलामिया है, तो ये प्रेस रिलीज जो उनकी है उसमें सेक्रेटरी डिफेंस जो हैं वो सेकंड अगर हम स्लाइड दिखा सकें तो उसमें उनका कहना है कि प्रेसिडेंट ने जो जनरल डैन रजिन कैन को जो है वो जो कि एयरफोर्स में रहे हैं हमेशा, उनको चेयरमैन जॉइंट मुकर्रर कर दिया है, नेशंस हाईएस्ट रैंकिंग मिलिट्री ऑफिसर, चेयरमैन जॉइंट। और प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइज़र होंगे वो जो है वो प्रेसिडेंट के, सेक्रेटरी डिफेंस के और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के। जनरल केन जो हैं वो उनको फिर आगे ये एलामिया ये बता रहा है कि जनरल केन जो है वो वॉर फाइटर एथूज़ में और उस तरह के लीडर हैं जैसे हमें ज़रूरत है, और ये जो सेक्रेटरी डिफेंस है वो कह रहे हैं कि ऐसा बंदा हमें चाहिए था। अच्छा, जो आउट गोइंग जनरल चार्ल्स CQ ब्राउन हैं उनके बारे में भी लिखा है कि जी वो बहुत अच्छे रहे। उसके साथ ही 2 और उन्होंने नॉमिनेशंस कर दी हैं। चीफ ऑफ नेवल जो चीफ ऑफ नेवल ऑपरेशंस यानी बहरिया के चीफ को भी हटा दिया, और वो एडमिरल लीज़ा फ्रेंचिताई, ठीक है गालिबन ये इस तरह से इसको, अगर मैं गलत करूँ प्रोनाउंस तो माजरत। और उसके साथ ही यानी जो चेयरमैन जॉइंट को भी हटा दिए, नेवी की जो सरबराह हैं एडमिरल, खातून एडमिरल फर्स्ट टाइम जो अमेरिका में थी, बहरिया की सरबराह उनको भी हटा दिए, और जो एयरफोर्स के नंबर 2 थे जनरल जेम्स स्लाइफ उनको भी अपने ओहदों से हटा दिए।
और उसके साथ ही आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के जो जजेस, एडवोकेट जनरल्स थे, उनको भी हटा दिया है। अच्छा, मैं आपको सिर्फ ये बताऊं कि एक तो जो नए जनरल डैन केन हैं, डैन रेजिन केन, ये जो है ये इनसे जो बयान होता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप की पहली मुलाकात हुई थी 2018 में, जब वो इराक़ का दौरा कर रहे थे। तो इराक़ का दौरा कर रहे थे तो किसी जगह पे इनकी उनसे मुलाकात हुई प्रेसिडेंट ट्रंप से, और इन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप को ये कहा, प्रेसिडेंट ट्रंप ने इनसे इनका नाम पूछा तो इन्होंने कहा रेजिन। तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा वो रेजिन जो खाते हैं, तो मजाक, हंसी मजाक में बात, तो इन्होंने कहा केन करके बात की इन्होंने। तो इनका जो मकालमा हुआ दोनों का, तो उसमें जो जनरल केन जो अब नए आए हैं, उन्होंने उस वक्त इराक़ में सर्व कर रहे थे और ग्राउंड पे वो किसी ब्रिगेड में या किसी को, तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि जी उन्होंने बताई सारी सूरत हाल, और उन्होंने कहा कि मैं 1 हफ्ते में दाइश को यहाँ पे ख़त्म कर सकता हूँ। 1 वीक पूरी दाइश जो है उसको मैं ख़त्म कर सकता हूँ 1 हफ्ते में। तो प्रेसिडेंट ट्रंप से मुतासर हुए। उसके बाद जो है वो जो बातचीत इनकी हुई वहाँ पे, जाहिर है कि एक अच्छा सा माहौल बन गया। तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने फिर इनसे पूछा कि ये बताओ कि मतलब कैसा क्या सिलसिला जा रहा है, कैसे कह रहे हो कि 1 हफ्ते में तुम पूरी दाइश को यहाँ से ख़त्म। उन्होंने आगे से फिर जनरल केन ने उस वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप को कहा कि वाशिंगटन से जितने लोग आते हैं वो तो हमसे बात नहीं करते, ग्राउंड पे ऑफिसर से बात नहीं करते, वहाँ से सारा प्लान लेकर आते हैं। आप पहले वाशिंगटन से आए हैं जो ये बात मुझसे पूछ रहे हैं। फिर उन्होंने डिस्कस किया जनरल केन ने, ये बात प्रेसिडेंट ट्रंप के जहन में रह गई। फिर कई दफ़ा प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने ये जलसों में, मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसेस में, मुख्तलिफ जगहों पर इन्होंने बात भी की। इन्होंने कहा कि ये जो है ये मैं वहाँ इराक़ में गया था तो मुझे वहाँ पे जनरल केन जो है वो मिले, और वो जो है उन्होंने कहा कि उस वक्त के मैं 1 हफ्ते में ख़त्म कर सकता हूँ। लेकिन फिर उसके बाद जाहिर है कि हालात तब्दील हुए और जो बाइडेन आ गए और ये सारा मामला चला। तो इन्होंने जो है वो उनको उसके बाद वो रिटायर हो गए थे, और रिटायर होने के बाद जनरल केन है वो CIA में भी वो काम कर रहे थे, और CIA में कुछ अर्सा पहले वो CIA से भी अलग, उनको ये जो 4 स्टार जनरल हटाए हैं उन्होंने, जनरल जो चार्ल्स CQ ब्राउन जूनियर, इनको अपने ओहदे से हटा दिया। इनको टेलीफोन पे सेक्रेटरी डिफेंस ने बताया कि भाई आप अपना ओहदा खाली करें। इनको 2027 में रिटायर होना था, इनको फ़ोन पे बता दिया गया वो यू आर फायर्ड। और उसके साथ ही जो अच्छा ये ध्यान में रखें कि जो जनरल CQ ब्राउन है ये जनरल माइक मिली की जगह आए थे। वो जनरल माइक, ये चेयरमैन जॉइंट बने थे 2023 में जनरल माइक मिली की जगह। वो जनरल माइक मिली जो कि अंडर इन्वेस्टिगेशन है और जिनकी तस्वीर उतार दी गई हैं पेंटागन से, उनकी जगह इन्होंने संभाली थी। ये बात जो है ये इंपॉर्टेंट है कि इनसे पहले वाले भी अब माइक, और ये जो है ये इनको ट्रंप ने ही इस ओहदे पे आने से पहले, यानी चेयरमैन जॉइंट बनने से पहले, जो जनरल ब्राउन जिनको हटाया है, इनको प्रेसिडेंट ट्रंप ने ही एयरफोर्स का सरबराह मुकर्रर किया था। तो ये एयरफोर्स के सरबराह थे, और उसके बाद ये चेयरमैन जॉइंट बन गए जब वहाँ से जनरल मिले जो है उनको वो रिटायर हुए। जनरल मिले अंडर इन्वेस्टिगेशन है, ये एयरफोर्स के सरबराह थे, एयरफोर्स के सरबराह से चेयरमैन जॉइंट बन गए, तो इनको अपने ओहदे से हटा दिया। तो ये जो है ये, और अच्छा वो जो खातून है वो ज़ाहिर है कि पहली खातून जो कि एक सर्विस को हेड कर रही थी नेवी को, उनको भी अपने ओहदे से हटा दिया, और साथ ही जो नंबर 2 थे एयरफोर्स के, उनको भी हटा दिए। और ये जो तादाद है कि कितने लोगों ने कितने लोग अभी हटेंगे, 5400, 9.5 लाख सिविलियंस काम कर रहे हैं पेंटागन में। तो 9.5 लाख सिविलियंस में से कोई 5 से 8% को हटाया जाना है, जिनमें से 5,400 अगले हफ्ते उनको निकाल दिया जाएगा ओहदों से। पेंटागन के अंदर ये बहुत बड़े पैमाने पे लोगों की छांटी हो रही है, लोगों को निकाला जा रहा है। और उसमें जो टोटल यहाँ पे तादाद है जिन लोगों को निकाले जाना है, उनकी जो तादाद है कुल, वो बन रही है कम से कम 61,000।
61,000 पेंटागन से, यहाँ पर मैं 6th जो गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव है उनको मैं कोट कर रहा हूँ कि 61,000 जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको निकाले जाना है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की तरफ से 5,400 अगले हफ्ते, और उसके बाद 61,000। अच्छा, एक अगर इसको 5 to 8% पे ले जाए ना तो एक नंबर आ रहा है 74,000 का। 74 से 80,000 लोग पेंटागन से निकाले जा रहे हैं, जिसमें अक्सर जो हैं वो रिटायर्ड ऑफिसर्स या एक्सपीरियंस लोग या बड़े ओहदों पे मौजूद लोग या बड़े, वो सारे जो हैं वो उनमें से वो निकाले जा रहे हैं। उनकी हायरिंग, नए लोगों की हायरिंग फ्रीज है, ये जहन में रखें। ये वो लोग हैं जिनको हटाया जा रहा है, और मैं कल भी ये बात कर चुका हूँ कि अब जो आने वाले दौर की जंगें हैं उन जंगों के अंदर आपको बहुत ज़्यादा लोग नहीं चाहिए, तो बजट आपने कट करना है, और वेपन्स और इंटेलिजेंस और जो सर्वेलेंस है और जो मतलब बैटल फील्ड्स चेंज हो रही हैं, और ये टेक की दुनिया, यहाँ इतने सारे लोगों की अब ज़रूरत नहीं है। तो ये बहुत बड़े पैमाने पे ये लोग वहाँ से बरतरफ हो रहे हैं, और इनकी जगह दूसरे लोग आ रहे हैं जो कि एक नई सोच के साथ, और वो लोग आ रहे हैं क्योंकि सिलिकॉन वैली जो है, ये बात मैं पहले भी कह चुका हूँ, सिलिकॉन वैली जो है ये मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के ऊपर हावी आ रही है। और सिलिकॉन वैली, क्योंकि ये पुराने लॉकहीड मार्टिन और बोइंग और ये सारे जो कि अरबों खरबों रुपए का ये जो डिफेंस डील्स हो रही हैं, और वो डिफेंस शोज़ हो रहे हैं, बड़ी फैंसी किस्म की होती है ना, खूबसूरत सी वो लाइट्स लगी हुई हैं हॉल के अंदर, इधर से डालो इधर टैंक ऐसा नज़र आएगा, तो इधर दिखाओ जहाज़ ऐसा, तो डील्स हो रही हैं और उसमें बड़े बड़े जो हैं वो कमीशंस का है। उससे हट के अब ये दुनिया जा रही है चूँकि टेक के मैदान में और चली गई है, तो इसलिए वो सारा का सारा जो मामला है वो ख़त्म हो रहा है। वो जो फैंसी किस्म के होते हैं, अच्छा वो ज़रूरी तो हैं, वो भी ज़रूरी हैं, लेकिन ये कि उनकी उतनी अफादियत अब नहीं रही। अब ये है कि सिलिकॉन वैली जो है हावी आ रही है फैसला साजी पे अमेरिका की, तो ये सारे लोगों की छांटी हो रही है। अच्छा, उसके तो एक तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो है वो अब पेंटागन के अंदर भी, पेंटागन अभी यूनाइटेड नेशंस बाकी जगहों पे आप देखिएगा मज़ीद आने वाले दिनों में, और ये सारी अकाउंटेबिलिटी की तरफ जा रहा है मामला, इन सब की सिक्योरिटी इनसे लेके, और इनके जो है ना वो अकाउंट्स वगैरह बाहर अंदर काफ़ी लोगों के तमाम दुनिया में ये ख़ास तौर पे यूएस एड का जो मामला है, ये किस मुल्क को कितनी एड दी गई, कितने सालों में दी गई, किन सियासतदानों ने ली, कौन से प्रोजेक्ट्स उन्होंने चलाए, इलेक्शंस कैसे हुए मुल्कों के अंदर, यहाँ इस तरफ मामला जा रहे हैं। और ये जो कैश पटेल आए हैं, इनकी तो थ्योरी यही है कि फॉलो द मनी, कि पैसे को फॉलो करो तो पहुँच जाओगे कि पीछे कौन है, ये पैसा कहाँ गया है। तो मतलब वो जो FBI को उन्होंने संभाला है आके, तो वो फॉलो द मनी के तहत वो जाते जाते तो यहाँ पर अमेरिकन मनी यहाँ पे गई है, इन लोगों के पास गई है, या ऐसे हो रहा है। तो वो ये जो टीम है ना पूरी, ये पिछले एक महीना जो गुजरा है उसमें ये टीम जेलिन हो गई आपस में, बड़ी अच्छी इनकी कोऑर्डिनेशन। ख़ासतौर पर JD वैंस हैं, वो पिछले 10 दिन तो उन्होंने पूरे यूरोप को ही फड़का के रख दी है उन्होंने, और जो स्टीव विटकॉफ हैं और मार्को रूबियो हैं, उन्होंने पूरी दुनिया को फड़का दिए जाके, और जितना साफ और क्लैरिटी के साथ उन्होंने मैसेज कन्वे किया है म्यूनिख में और बाकी जगहों पे, तो वो तो बिल्कुल आप समझें। और इलॉन मस्क अपनी जगह पे लगे हुए, तो टीम एक तरह से वो स्टीव विटकॉफ भी हैं कहीं, बाकी भी सारा जेलिन हो गई थी। अच्छा, अब इसमें जो है तो एक तो बात हुई कि अमेरिका ने अंदर पेंटागन के अंदर सर्च हो रही है, उसकी वजह मैंने कल भी बताई थी, और मैं दोबारा बता रहा हूँ कि आने वाले दिनों में ये US एड और ये मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर कितना पैसा किसको दिया, वो उसका, जैसे उन्होंने यूक्रेन से कहा है ना कि हमने तुम्हें पैसा दिया, हमें वापस करो, ये कहाँ खर्च हुआ है। तो इस तरह से ये पूछा जाएगा कि भाई हमने पैसा दिया है तो कहाँ गया है वो पैसा, किन लोगों ने लिया है, चाहे वो अमेरिका के लोग हों या वो अमेरिका से बाहर, क्योंकि जाहिर है कि ये जो हटाया जा रहा है जिन लोगों को, ये माजी में ऐसा होता रहा है कि किसी मुल्क को इन्होंने पैसे दिए तो 7 कट भी ले लिया, वो वहीं के बाहर के बैंकों में ही पैसा लैंड होता था, लॉबिस्टों या ये थिंक टैंक्स में, या जो मीडिया के लोग, जो कल भी मैंने बात की, जो कोवर्ट ऑपरेशंस में ही, जो सारे प्रोपेगेंडा कोवर्ट ऑपरेशंस का हिस्सा होता है मीडिया और ये सारे 12, तो ये वहाँ पे जो जहाँ पर गलत, ये ज़ाती राय है, जहाँ पे गलत चीज़ होगी तो मुझे तनकीद करेंगे। दूसरी जो बात है वो यूक्रेन, ज़ेलेंस्की जो हैं आज सरेंडर कर गए, आज किसी वक्त भी अगले 24 घंटों में उम्मीद है कि वो $500 बिलियन
का जो माहिदा था जिस पे वो कह रहे थे मैं किसी सूरत समझौता नहीं करूँगा, किसी सूरत समझौता नहीं करूँगा, उस पे इतलात ये आ रही हैं कि ज़ेलेंस्की जो है उन्होंने सरेंडर कर दिए और वो जो है वो उस पे ये मिनरल्स डील को आज फाइनल कर देंगे। और उसमें जो है वो आखिरी मैसेज जो उनको कन्वे हुआ है वो कीथ केलॉग की तरफ से हुआ है, जो बड़े अच्छे अंदाज में उनसे मिले हैं, जिन्होंने तारीफ़ें भी की हैं। लेकिन जाते जाते उन्होंने एक बात कह दी है, एक मैसेज उन्होंने कन्वे किया है जिसके बाद ज़ेलेंस्की जो है बिल्कुल बिल्कुल ढेर हो गए हैं वो, और वो ये मैसेज था कि हम स्टारलिंक को काट देंगे। और ये ज़हन में रखें कि जो यूक्रेन की पूरी जंग है वो जंग ही इलॉन मस्क के स्टारलिंक की वजह से हो रही है। और अगर आप स्टारलिंक को यानी वो सैटेलाइट जो कि वो इंटरनेट जो कि सैटेलाइट से है, वो इंटरनेट नहीं जो हम यूज़ कर रहे हैं ये केबल वाला या वाईफाई के थ्रू जो, तो अगर स्टारलिंक को काटते हैं तो पूरी जंग, कम्युनिकेशंस और आपस में उसका सारा वॉरफेयर, वो सारा, तो आखिरी मैसेज ये था कि ये अगर अगले 24-48 घंटों तक ये साइन ना हुआ तो स्टारलिंक बंद हो जाएगा, काट दिया जाएगा, इसकी सर्विसेज ड्रॉ हो जाएंगी। तो इतना ही काफ़ी था ज़ेलेंस्की के लिए। तो ज़ेलेंस्की जो है आज किसी वक्त भी इसको साइन करने जा रहे हैं और साइन करने जा रहे हैं, और ये जो है ये इसको बरतानिया और बाकी दुनिया के जो मीडिया है उसको टोटल सरेंडर कह रहा है कि टोटल सरेंडर वो कर गए हैं। और जनाब वो बिल्कुल, लेकिन उनके सामने कोई रास्ता भी नहीं था, और कोई रास्ता भी नहीं था उनके सामने सरेंडर करने के अलावा, तो वो सरेंडर कर गए और आज वो ये 500 बिलियन डॉलर्स के जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं उसका समझौता वो साइन करने जा रहे हैं। ज़ेलेंस्की से जो है वो उन्होंने कहा पुतिन मिल लें, कोई बात नहीं, टेलीफोन पे बात कर लें, मिल लें, लेकिन अल्टीमेटली मेरे ख्याल से ज़ेलेंस्की जो यूरोप की जो होती है ना गपशप वहाँ पे, वो ये चल रही है ज़ेलेंस्की के हवाले से। ज़ेलेंस्की जो है वो एक सेफ़ पैसेज चाह रहे हैं कि किसी जगह पे वो किसी मगरबी मुल्क तो नहीं, आप यूँ समझें कि यानी ऑस्ट्रेलिया भी जा सकते हैं, वो न्यूजीलैंड भी जा सकते हैं, वो जापान भी जा सकते हैं, यूरोप से हट के किसी और मुल्क में, अमेरिका भी नहीं, वो किसी और मुल्क में, ये शायद हो सकता है कि अमेरिका में, या ये कि उनकी कोशिश है कि मैं किसी खलीजी रियासत में, किसी अरब मुल्क में मैं पनाह ले लूँ और वहाँ पे खामोश एक उनको सिक्योरिटी के साथ वो गायब हो जाएँ। तो ये भी उनको ऑफ़र है, क्योंकि ये जिस जगह पे जंग चली गई है वहाँ पर अब ये उनको ख़तरा है। और इसमें जो थर्ड फोर्सेस हैं, देखें ऐसे मरहले पे ये होता है कि ख़ुद अपनी मुल्क की फ़ौज के अच्छा सरेंडर कर गए हो, ये कर गए हो, तो अंदर से भी मामलात होते हैं कि ये हमें भी मरवा दिया, उधर मरवा दिया, इकॉनमी भी क्रिपल कर दी, सब कुछ कर दिया, तो उसके बाद ये मिला है। तो ज़ेलेंस्की जो है उनको मेरा ख्याल है कि कहीं फ़ौरी तौर पर, अगर तो ये सूरत हाल इसी तरह चली तो ज़ेलेंस्की की सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी होगी, वरना ये है कि ज़ेलेंस्की जो है बिल्कुल इस वक्त बगैर किसी सिक्योरिटी कवर के मौजूद हैं। और ख़ास तौर पे जब उन्होंने ये सरेंडर कर दिया है टोटल, तो उसके बाद एक नया मसला खड़ा होगा कि ये जंग आपने इसलिए छेड़ी थी यूक्रेन के अंदर के आखिर में आप जाके ट्रम्प से पहले गालम गलूच करें और फिर जो है वो सरेंडर कर दें टोटल। तो ये विद इन आवर्स की बात हो रही है कि अगले चंद घंटों में जो है ये सरेंडर करेंगे, ये डील साइन करेंगे। अच्छा, इसमें दूसरी जो बात है बड़ी इंपॉर्टेंट, मैं देखें इसको मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन ये कि वो ये पूरा देख के ना, ये जो भी सारा सिलसिला यूरोप में हो रहा है, तो वो सर हेल्फोर्ड मैकिंडर की जो थ्योरी थी, वो जो हार्टलैंड थ्योरी, जिसमें वो कहते हैं कि एक वर्ल्ड आइलैंड है, बहुत बड़ा एक वर्ल्ड आइलैंड है, और उस वर्ल्ड आइलैंड में जो है वो एक जो है वो हार्टलैंड है, और हार्टलैंड जो है उसमें ये इनका आया था ये 1904 में जो जोग्राफिकल जर्नल, तो उसमें उन्होंने जोग्राफिकल पिवट ऑफ हिस्ट्री जो उनकी किताब उनका जो मजमून शाया हुआ था, तो उसका अगर हम ये मैप्स देखें उस वक्त के, मैं इसको ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करने जा रहा, लेकिन वैसे ही एक ख्याल सा आता है कि ये उन्होंने उस वक्त जो है ये फादर ऑफ मॉडर्न जो जियोपॉलिटिक्स है वो कहलाते हैं। तो इनकी थ्योरी ये थी कि जो भी एक दुनिया एक बहुत बड़ा जजीरा है, वर्ल्ड आइलैंड है, और वर्ल्ड आइलैंड के अंदर जो है एक यानी एक वर्ल्ड है, एक वर्ल्ड आइलैंड है, और वर्ल्ड आइलैंड जो है यूरेशिया है। यूरेशिया जो है ये एक वर्ल्ड आइलैंड है, और इसके जो साहिली इसके जो साइड हैं वो रिम आइलैंड है, जिसमें ये बरतानिया और जापान और ये सारे, और फिर उसके पेरिफेरल आइलैंड हैं ऑस्ट्रेलिया और वगैरह वगैरह। अमेरिका को पेरिफेरल में रख दिया था उन्होंने।
लेकिन वो उनकी थ्योरी ये थी कि जो हार्टलैंड पे जिसने काबू कर लिया वो जो है वो दुनिया पे काबू करेगा। मतलब उनकी थ्योरी का जो बुनियादी जो उनका था, जो उनका थीसिस था या जो उनकी बात थी सारी, वो ये थी कि जो जिसने हार्टलैंड के ऊपर हुक्मरानी कर ली उसने जो है वो सारी ही दुनिया पे, हु रूल्स ईस्ट। अच्छा, फिर वो इसमें हार्टलैंड में फर्दर आगे चले गए थे, वो उसमें ईस्ट यूरोप पे आ गए थे। वो अगर हम दिखा सकें वो मैप यहाँ पे, मेरा ख्याल है कि यहाँ पे अगर हम 6 दिखाएं ना, वो ईस्ट पे आ गए थे। उनका ये कहना था, 6th स्लाइड अगर हम दिखाएं तो उसमें उनका कहना ये था कि हु रूल्स द ईस्ट यूरोप कमांड्स द हार्टलैंड, ठीक है, और हु रूल्स हार्टलैंड कमांड्स जो है वो वर्ल्ड आइलैंड, और फिर जो भी वर्ल्ड आइलैंड पे यानी सारे आइलैंड पे राज करेगा, और वो जो आइलैंड्स पे राज करेगा तो वो वर्ल्ड पे राज करेगा। यानी उनकी जो थ्योरी थी वो ईस्ट यूरोप के हवाले से वो ये थी कि ईस्ट यूरोप बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये जब ये इन्होंने थ्योरी पेश की ना एक अपनी, ये बड़ी इंटरेस्टिंग, उन्होंने कहा कि जो ईस्ट यूरोप को कंट्रोल करेगा ना वो पूरी दुनिया पे अल्टीमेटली कंट्रोल कर लेगा। ये उस वक्त इन्होंने थ्योरी पेश की जब नेवल पावर्स का जोर था दुनिया में। नेवल पावर्स थी, यानी बरतानिया, पुर्तगाल, ये स्पेन, फ्रांस, ये तो नेवल पावर्स थी सारी। ये तो सारे जो हैं बहरी बेड़ों के तहत ये ईस्ट इंडिया कंपनी और ये सारा बना। तो उस वक्त उन्होंने ये थ्योरी पेश की, और ये जिस इलाके के बारे में बात की उन्होंने, तो वो तो तुर्क और मंगोल और वहाँ पे जो है ये मंचूरियन कबाइल और ये सारे थे, लेकिन उनकी थ्योरी ये थी बहरहाल। और उस वक्त जो है उनका ये कहना था कि ये पूरा जो है पूरा इलाका जो है वो ज़ाहिर है कि मगरब में तो ज़ेग्रोस और कार्पेथियन पहाड़ हैं, और शुमाल में आर्कटिक है। अगर आप इसको देखें ईस्ट में तो मंगोलिया और सराय गोबी वहाँ पे सिक्योर करता है, सो कुदरती तौर पे ये सिक्योर हो रहा है। और अगर जुनूब में देखें तो हिमालयन पहाड़ हैं सारे, एक ही रास्ता है दरमियान में, जो जर्मनी के, नॉर्थ जर्मनी के जो मैदानी इलाके हैं, यूक्रेन और पोलैंड और ये इलाके हैं। लेकिन ये जिस वक्त इन्होंने बात की उस वक्त तक हिटलर नहीं आया था। ये हिटलर से पहले थ्योरी पेश की थी उन्होंने। इनको नहीं पता था बाद में हिटलर आएगा और यहाँ से घुसेगा और एक ही वक्त में नेवल पावर से भी मत्था फोड़ेगा और सोवियत यूनियन से मत्था फोड़ के कुचला जाएगा बीच में। मतलब ये इनकी थ्योरी बिल्कुल मुख्तलिफ थ्योरी थी कि भाई हार्टलैंड के अंदर जो है यहाँ पे रूल जो करेगा वो आगे जाएगा। पर हिटलर ने तो गड़बड़ कर दी ना, या उसको फंसा दिया। वो जो डी-डे से नॉर्मंडी थे उधर ईस्टर्न उन्होंने फ्रंट खोला तो हिटलर बीच में फंस गया, ये जो याल्टा कॉन्फ्रेंस के बाद। अच्छा, एनीवे अब बात ये सारी याल्टा कॉन्फ्रेंस के बाद। अच्छा, अब इसमें इशू ये है कि ये तो हो गया इसका मामला तेहरान कॉन्फ्रेंस के बाद और याल्टा कॉन्फ्रेंस से पहले। अच्छा, अब इशू ये सारा कि ये तो वो उस वक्त पेश कर, लेकिन उसके बाद ही हुआ कि ब्रजेंस्की आए। तो जो ब्रजेंस्की है जो कि बहुत बड़ा नाम है, उनकी जो किताब है जो ग्रैंड चेस बोर्ड, तो वो जो किताब है जिसमें ये ऑपरेशन साइक्लोन ये जो अफ़गानिस्तान में हुआ, तो उसके बाद फिर उनके जहन में आ गया ग्रैंड चेस बोर्ड को। अगर आप पढ़ें उनकी किताब को तो ब्रजेंस्की की डॉक्ट्रिन तो ये है कि भाई ये तो सारा का सारा हार्टलैंड के ऊपर ही हुआ है। सोवियत यूनियन की जो शिकस्त हुई है, मैं सोवियत यूनियन ने तो आयरन कर्टन बना लिया था ना, ईस्टर्न यूरोप को तो उसने कवर कर लिया था वार्सो पैक्ट के तहत सारा। लेकिन जो जंगें हुई ईस्टर्न यूरोप में तो कोई जंग नहीं हुई ना, नेटो की कभी कोई जंग नहीं हुई वार्सो पैक्ट के साथ। कल भी बात की थी ना, कभी जंग हुई नहीं उनके साथ। वार्सो पैक्ट और नेटो अपनी अपनी जगह खड़े रहे। जंगी कहाँ हुई? कभी वियतनाम में हो रही है, प्रॉक्सी हुई ना, वियतनाम में हो रही है, क्यूबा में हो रही है, कभी अल्टीमेटली अफगानिस्तान, और कभी कोरिया में हो रही है। तो अल्टीमेटली ये हुआ कि वो हुआ तो सारा का सारा जो सोवियत यूनियन टूटा हुआ था अफगानिस्तान में जो उसने वॉर लड़ी और यहाँ पे वो टूट गया। तो फिर दोबारा से ब्रजेंस्की के दिमाग में जहन में आया कि नहीं, नेवल पावर से ज़्यादा जो है ना ये है ये हार्टलैंड की तरफ ही सारा खेल। तो ब्रजेंस्की ने एक तरह से वो जो एल्फ्रेड मैकिंगर की थ्योरी को दोबारा जिंदा किया कि नहीं, यहाँ पर जो है ना वो जो ये हार्टलैंड को रूल करेगा ईस्टर्न यूरोप। तो उसके बाद ये हुआ कि ये उनके जो बहुत ज़्यादा फॉलो करने वाली शख्सियात हैं ब्रजेंस्की के जो अकीदतमंद हैं, उनमें से एक है विक्टोरिया न्यूलैंड। अब विक्टोरिया न्यूलैंड ने वही 2014 में उन्होंने यहाँ से किया सारा, लेकिन एक फ़र्क आ गया था उस वक्त के यानी आयरन कर्टन के गिरने से लेके दीवारें बर्लिन से गिरने से लेके 2014 तक, और वो आ गया था बेल्ट एंड रोड। अमेरिकन पॉलिसी मेकर्स के सामने ये बेल्ट एंड रोड भी था
जो शंघाई से शुरू होकर और नॉटरडेम तक जा रहा है। तो उसमें ये था कि अब इसको कैसे करें, किस तरह से वो सारा जो इलाका है उसको यूरोप से कैसे कट करें, तो बीच में फटा डाल दो। बीच में फटा डाला, अरबों खरबों डॉलर्स इन्होंने झोंक दिए यूक्रेन के अंदर के बीच में डिस्ट्रप्शन हो जाए सारी, और इसको यानी बीच में डिस्ट्रप्शन हो जाए सारी और सारा काम रुक जाए, सारी तबाही हो जाए। अल्टीमेटली जंग तो जीतनी नहीं थी, लेकिन एक डिस्ट्रप्शन और तबाही ही मरकज़ था, वरना इसका कोई सेंस बनता नहीं था इस पूरी की पूरी जंग का। तो अल्टीमेटली एंड ऑफ द स्टोरी ये हुई है कि वो जो साहब हैं, ये देखें ना, ये फोर्थ स्लाइड अगर हम देखें तो मैकिंटर थ्योरी हम जल्दी से समझ सकते हैं, हु रूल्स ईस्ट यूरोप कमांड्स द। ये फोर्थ स्लाइड हम देख के यहाँ देख लेते हैं जल्दी से, और फिर उसके बाद जो है वो अगर हम यहाँ पे चले जाएं, जो सेकंड स्लाइड है, तो यहाँ से हमें हार्टलैंड समझ में आ जाएगा कि क्या, यानी हार्टलैंड, जो हार्टलैंड पे रूल करेगा वो दुनिया पे रूल करेगा। तो इसी को हार्टलैंड में रख लें तो रशिया, मंगोलिया, वेस्ट चाइना, ये सेंट्रल एशिया, ईरान, ईस्ट यूरोप, ये पूरा जो, और रिमलैंड वो साइड के इलाके जो हैं, साहिली इलाके, कोस्टल एरियाज, वो ठीक है ना, वो दोबारा अलग थ्योरीज हैं। तो ये जो है ये एनीवे, तो अब ये है कि लेकिन वो थ्योरी जो है वो अब ख़त्म हो गई यूक्रेन, क्योंकि अब तो बैटलफील्ड जी किसी और तरह से है ना। अब तो ये है कि आप चाहे रिमलैंड पे हैं, चाहे हार्टलैंड पे हैं, चाहे आप किसी पेरिफेरल आइलैंड पे हैं, अकॉर्डिंग टू ये जो मैकिंटोश थ्योरी है, तो उसमें ये मैटर नहीं कर रहा। अब तो स्पेस के अंदर भी डिमार्केशंस हो रही है ना, कि आपके आउटर स्पेस कौन सी है, नेट स्पेस कौन सी है। उसमें ये हुआ कि उसमें ये सारा का सारा जद में आ गया। और एक तो मैंने आपको ये बताया है कि पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि G7 का जो एलामिया है उसमें उस पर इतराज़ किया अमेरिका ने कि उसमें रशिया को अग्रेसर नहीं कहा जाएगा। और उसके बाद दूसरा बड़ा वाक़या ये हो रहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा में 3 साल मुकम्मल होने पे जो करारदाद पेश हो रही है यूक्रेन वॉर की, उसमें अमेरिका वो करारदाद पेश ही नहीं कर रहा। अमेरिका वो करारदाद पेश कर रहा है जो यूरोप नहीं कर रहा। और अमेरिका ने उस करारदाद में फिर एक दफ़ा रशिया को एग्रेसर नहीं कहा और कहा कि जंग ख़त्म हो जानी चाहिए। फ़ौजों के विड्रॉल का नाम, जो कि यूरोप ने कहा कि फ़ौजें विड्रॉ कर जाएं दोनबास के इलाकों से और क्रीमिया के, वो भी अमेरिका ने निकाल के कह दिया कि नहीं, जंग मत होनी चाहिए, नुकसान हो रहा है। तो पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि अमेरिका अलग करारदाद पेश कर रहा है अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में। देखना ये कि 193 में कितने मुल्क जो हैं वो यूरोप की करारदाद पे वोट डालते हैं, कितने मुल्क ऐसे हैं जो अमेरिका की करारदाद पे वोट डालते हैं। अमेरिका अलग करारदाद पेश कर रहा है, वो पेश कर रहा है जो कि रशिया के वाली करारदाद है। रशिया की करारदाद अमेरिका पेश कर रहा है जनरल असेंबली में, और जो यूरोप है वो करारदाद पेश कर, जो हर साल पेश करता था। अब यूरोप को दुनिया इस वक्त सोच रही है कि अमेरिका वाली को सपोर्ट करें या वो यूरोप वाली को सपोर्ट करें। ब्रेक के बाद डॉक्टर साहब डिस्कस कर रहे थे जी। नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। दोस्तों, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस सीनियरिटी लिस्ट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। मैं देखें क्या इसका रिजल्ट आता है। मैं सिर्फ ये आपसे कह रहा था कि जो एक तो यूरोप, ये करारदाद अगर देखें ना, यूएस, ये 14 स्लाइड हम देखें ज़रा, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट की जो करारदाद है 14th में, तो ये तो बिल्कुल एक छोटी सी करारदाद पेश कर रहे हैं अमेरिका, और उसमें ना उन इलाकों से वापसी का जिक्र है 14th स्लाइड में यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट की तरफ से। ये यूनाइटेड नेशंस में यूरोप से हट के, यूरोप अलग पेश कर रहा है, अमेरिका अलग करारदाद पेश कर रहा है, और उसमें जो है वो कहीं पर भी ये जिक्र नहीं है कि जी वहाँ से जगह खाली की जाएँ। 24 तारीख को ही पेश होगी, और ये है कि 3 साल उस दिन मुकम्मल हो जाएंगे, तो उसमें कहीं पर जो है बस वो मजम्मत करते हैं, और वो अल्लाह खैर सल्लल्लाहु और टेम्प्रेरी पॉज नहीं, पीस चाहिए, और ये वो मतलब प्रपोज सिंपल हिस्टोरिकल रेजोल्यूशन होनी चाहिए, बस ख़त्म। कोई वापसी का जिक्र नहीं, कोई ये एग्रेशन नहीं, कोई जगह छोड़े अपनी, ये कुछ नहीं रशिया के बारे में। ये एक छोटी सी करारदाद है जो ये पेश कर रहे हैं, जबकि वो जो हैं यूरोप जो है वो पूरी तैयार करके बैठा हुआ था करारदाद। तो ये पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि ये दोनों अलग अलग करारदादें पेश कर रहे हैं, और इस वक्त जो है वो यूरोप एक बड़े टर्मोइल में है, बहुत बड़े टर्मोइल में है। और वो मैंने आपसे कहा ना कि वो इस वक्त इस पोजीशन में नहीं है, क्योंकि मईशत की वजह से और रेफ्यूजीज़ की वजह से और पिछले कई सालों से जो वहाँ पर ये अफ्रीका में हो रहा है और मिडल ईस्ट में हो रहा है, और यहाँ से तो वो इस वक्त बहुत बदहाली का शिकार है।
और इसी दौरान जो है वो प्रेसिडेंट पुतिन ने अपनी जो कैबिनेट है और या जो बाकी क्लोज सर्कल है उनसे कहा है कि जो वेस्टर्न कंपनीज गई थी वो वापस आना चाह रही हैं और उनके वापस आने की तैयारी की जाए रशिया में, क्योंकि बहुत बड़ी मार्केट है, रशिया की बड़ी मार्केट है। और जाहिर सी बात है कि उसमें लेकिन साथ ही जो उनके जो मिनिस्टर हैं, अगर मैं 11th कोट करूं इसमें, तो जो मिनिस्टर हैं उनके मिनिस्टर ने ये कहा है कि रशिया जो है 11th स्लाइड में जो उनके तिजारत के ट्रेड के मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा रशिया वेट नहीं कर रहा ओपन आर्म्स के साथ फॉरेन कंपनीज का, मतलब वो आना चाहती हैं तो आएँ लेकिन ओपन आर्म्स के साथ। और बल्कि जो बिजनेस इंसाइडर को उन्होंने गुफ्तगू की है, उन्होंने ये कहा है, ये 10th हम कोट करें, बिजनेस इंसाइडर को उन्होंने कहा है कि देयर विल बी प्राइस टू पे फॉर द वेस्टर्न कंपनीज दैट लेफ्ट रशिया आफ्टर इन्वेडेड। एक कीमत अदा करनी पड़ेगी, ऐसे वापसी नहीं होगी। जब मैकडोनल्ड्स चली गई थी मुकम्मल, ये स्टारबक्स वाले चले गए थे, ये शेल जो है ऑयल कंपनी ये मुकम्मल तौर पे काम अपना बंद कर गई थी। तो इस तरह से जो कंपनीज मुकम्मल तो कह रही वापस आना चाहिए। अब वहाँ पर बहुत बदहाली है, माशी बदहाली है इस वक्त यूरोप के अंदर, तो उनको भी कोई ऐसी जगह चाहिए जहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छी मार्केट हो, टूरिज़म एकदम से रशिया का बढ़ना शुरू हो जाएगा। क्योंकि मैंने अभी ये फ़्लाइट्स डायरेक्ट स्टार्ट होने लगी हैं रशिया की और अमेरिका के दरमियान। तो इसमें अब मकसद अगर ये है कि चाइना और रशिया अलग हो जाएंगे, अगर ऐसा होगा जैसे कि निक्सन के दौर में हुआ था कि सोवियत यूनियन से चाइना जो है वो अलग हो गया था और उसकी वजह से सोवियत यूनियन टूटा, क्या ऐसा मुमकिन होगा? ऐसा मुमकिन नहीं होगा। ये भी एक गलत सोच हो सकती है कि भाई चाइना से रशिया को इतना कुछ दे दिया है कि जी रशिया जो है वो चाइना से अलग हो जाएगा, तो ऐसी कोई बात हुई नहीं। लवरोव जो हैं जो ये देखना है आने वाले दिनों में जियो पॉलिटिक्स की तरफ जाती है। जो फॉरेन मिनिस्टर हैं रशिया के वो G20 में थे, तो वहाँ पे उनकी और बरतानवी सेक्रेटरी खारजा की आपस में तलकलामी हुई। तकरीर के दौरान लवरोव उठ के चले गए, जिसकी वजह से G20 की वो जो फैमिली फोटोग्राफ होती है ना, सब इकट्ठे हैं, वो तस्वीर ही नहीं आई। वो सारे वज़रा खारजा होते हैं इकट्ठे खड़े हुए सारे G20 के, वो G20 के वज़रा खारजा की तस्वीर ही नहीं उतरी। एक सब थे कि हम इसके साथ खड़े हों, उसके साथ खड़े हों, इधर से मार्को रूबियो थे नहीं वहाँ पे, तो वो कोई जोहान्सबर्ग से कोई फैमिली फ़ोटो ही नहीं आई वज़रा खारजा की। जो तस्वीर आई है वो भी थोड़ी सी धीमी, ज़रा उसको भी वो है, वो जो अरब रहनुमाओं की का इजलास हुआ है रियाद में, जो वली अहद और वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन सलमान, वहाँ पे मिस्र के सदर भी थे और जॉर्डन के किंग भी थे और अमीर कतर भी थे और कुवैत के जो वली अहद और वज़ीर आज़म भी थे और इसी तरह से जो बहरीन के वज़ीर आज़म और वली थे, कुवैत के अमीर थे गालिबन, और उसके बाद मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर थे शेख मोहम्मद बिन ज़ायद। ये सारी शख्सियात मौजूद थीं, लेकिन ये है कि उसमें बाकायदा ऐसा कोई एलामी नहीं आया। बस ये हुआ कि 4 तारीख का जो इजलास काहिरा में होना है उसके लिए डिस्कशन हुआ। और जाहिर है कि इस वक्त जो है आज एक तो सुबह ये हुआ कि वो आज कल वो मिक्स हो गई थी बॉडीज़, तो आज वो दोबारा एक ख़ातून का ताबूत हवाले किया गया, तो उसमें वो श्री बिबास का उन्होंने कंफर्म किया कि ये श्री बिबास की बॉडी के हिस्से हैं या जो भी हैं, तो वो उसको इसराइल ने एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद हमास की जानिब से जो है वो 6 यरगमाली आज रिहा हुए और उसके जवाब में 602 जो कैदी हैं वहाँ से 6 रिहा हो गए। 602 कैदी रिहा होने हैं, जिसमें से कोई 50-60 के करीब ऐसे हैं जो उम्र कैद और तवील सज़ाएँ काट रहे हैं इसराइली जेलों से। अभी डिले हो गई है, रात हो गई है, लेकिन मेरे ख्याल से ये हो जाएंगे। कुछ वहाँ पर सिक्योरिटी की कॉन्फ्रेंस मीटिंग्स हो रही हैं इसराइल में भी, तो डिले हो गया। लेकिन मैं आपको सिर्फ एक बात इसमें ये बताऊँ कि ये जो 6 रिहा हुए हैं, इसमें से 5 जो ऐसे हैं, इसमें 2 तो ऐसे हैं जो 2014 और 2015 से उनके, एक जो 2014 से उनकी हिरासत में था, एक 2015 से उनके पास था, ये क्रॉस कर गए थे गज़ा को, और 5 जो हैं उनकी तो बाकायदा जिस तरह से वो एक तकरीब कहें या जिस तरह से भी हैंड ओवर किया जाता है। लेकिन एक जो है जो हिशाम सईद है उसको खामोशी से रेड क्रॉस के हवाले किया गया है। वो मंजर आम पे नहीं आया अभी, क्योंकि वो जो हैं वो एक तो अरब हैं और दूसरी बात यह है कि वो तो उनको बद्दू अरब हैं, तो उनको वहाँ पे उन्होंने ये कहा कि हम इनको इस तरह से सामने हैंड ओवर नहीं करेंगे, उनको खामोशी से
हैंड ओवर किया गया, वो इन 5 लोगों में शामिल नहीं थे। एक इनमें, अच्छा दूसरी वजह खामोशी से हैंड ओवर करने की ये है कि उनको शिज़ोफ्रेनिया भी है, ये बीमार हैं ज़हनी तौर पे, ये ठीक नहीं है, और ये जो हैं ये मतलब ज़हनी तौर पे भी मैं ये तो नहीं कहूँगा कि वो बहुत, लेकिन बहरहाल शिज़ोफ्रेनिक है ज़हनी तौर पे, और ये इनका तो इनकी ट्रीटमेंट भी वहाँ हमास के लोग करते रहे। एक जो पेशेंट है, एक जो हमारे उसको सीलिक डिजीज़ थी, जो ग्लूटेन से जो होता है, तो ये सारे हो गए। अब देखना ये कि 602 होंगे, लेकिन इसमें अब होगा ये कि अगले हफ्ते अब ये होना है सिर्फ कि वो कुछ और बाकियात होंगी, वापस की जाएंगी दोनों तरफ से या एक तरफ से, और उसके साथ ही 1 तारीख को ये पहला मरहला ख़त्म हो जाएगा। और दूसरा मरहला सबसे अहम है 42 दिन का। अब यहाँ नेतन्याहू को समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, और यहाँ पे जो अरब ममालिक हैं उन्होंने भी 4 तारीख से पहले ये पेश करना है दूसरा मंसूबा कि भाई ये गज़ा को कौन देखेगा, कैसे देखेगा, कौन सी सिक्योरिटी फोर्सेस होंगी, वहाँ पे जो टेक्नोक्रेटिक सेटअप या न्यूट्रल सेटअप आता है तो कैसे रूल करेगा, कौन सी असल मामला सिक्योरिटी कैसे, हमास को क्या बाहर निकाल दिया जाएगा, तो हम वो पता चला हमास बाहर निकल गई फ़ौरन ही और वहाँ से अटैक हो गया, इजराइल घुस गया बीच में, तो क्या जिम्मेदारी है, तो हमास तो रहेगी जब तक ये 2 स्टेट, वो कहते हैं कि 2 स्टेट करके और तामीर होगी तो हम अपने हथियार फेंकेंगे। हमने हथियार पहले फेंक दिए और उधर से अटैक कर दिया, तो हमें कौन बचाएगा उससे। तो ये अभी तक मामला थोड़ा सा अटका हुआ है, लेकिन ये है कि इसमें जो मीडिएटर्स हैं वो सारी बात भी कर रहे हैं। रशिया चूँकि आ गया, ईरान तो ईरान भी उसमें बात सारी कर रहा है अपनी, लवरोव आ रहे हैं मंगल के रोज़, और इसी तरह अमीर कतर होके गए ईरान से, वहाँ सऊदी अरेबिया ने होस्ट की है पूरी, और पैसा तो कोई तो कह रहा है कि कोई भी आए हम पैसा डायरेक्ट ट्रांसफ़र करने को तैयार हैं। टर्की का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इसमें, और ये कि ट्रंप कह रहे हैं किसी वक्त भी मुलाकात मेरी होनी चाहिए पुतिन से, और वो मुलाकात जो है वो किसी वक्त भी हो सकती है, या हफ्ते 2 हफ्ते के बाद भी हो सकती है, क्योंकि दुनिया इतने इवेंट्स इतनी तेज़ी के साथ हो रहे हैं कि उसमें देखना ये है कि अगले चंद दिन हफ्ते किस तरफ लगे जाते हैं हालात के। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान। जी डॉक्टर साहब। अपना दोस्तों रिश्तेदारों गुर्दों के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।